आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर प्यारा बच्चा जो सीखने आए हैं वो सीखेंगे प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। चलिए एक एक करके चीजें समझते हैं। सबसे पहले प्यारा बेटा जब हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में तो देखिए हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने से पहले जो एक सबसे जरूरी चीज है जो तुमको पहले से पता भी है और होनी भी चाहिए कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं इनमें डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल होते हैं इनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। क्या किसी को याद है कि अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता था तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाते थे? सॉल्यूशन। हाँ ठीक है। और अगर 1000 से ज्यादा हो जाता था तो उसको बोलते थे सस्पेंशन। अब हमारे सामने मुद्दा ये है कि भैया जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में चाहिए। तो यहां पर इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम दो मेथड यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज डिस्पर्सन और जो दूसरा मेथड है कंडेंसेशन। दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, वो ये कहता है कि अगर माना पार्टिकल का साइज बड़ा है, अगर माना पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम उसे ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करके उसको कौन सी रेंज में ले आएंगे? कोलाइडल रेंज में ले आएंगे। कोलाइडल रेंज में लाने का मतलब क्या करेंगे? हम उसको 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाएंगे। और इन मेथड को क्या नाम दिया जाता है? इन मेथड को कहते हैं डिस्पर्सन मेथड। मतलब डिस्पर्सन का मतलब एक तरीके से हो गया ब्रेक। हम इसमें जो बड़े बड़े सस्पेंशन के पार्टिकल होंगे उनको ब्रेक करके डिस्पर्स कोलाइडल रेंज में लाएंगे और फिर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका कंडेंसेशन मेथड। ये कब लगाया जाता है? जब पार्टिकल का जो साइज हो वो पार्टिकल का साइज कितना हो? 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो। ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है कि पार्टिकल को जोड़ा जाता है। माना पार्टिकल का साइज छोटा है तो हम क्या करते हैं? इन पार्टिकल को ऐड कर देते हैं, आपस में ऐड अप कर देते हैं और ऐड करके फिर इनको हम क्या करते हैं कि कोलाइडल रेंज में ले आते हैं। और वो कोलाइडल रेंज कितनी है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। और फिर हम इसको क्या करेंगे? डिस्पर्सन मीडियम में डालेंगे। जैसे डिस्पर्सन मीडियम में डालोगे आपके सामने मेरा प्यारा बच्चा क्या होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन जो होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा। ये एक बेसिक तरीका होता है। मतलब अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो प्रिपरेशन में कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। प्रिपरेशन में ये सीधा सा बात ये निकल के आया कि पार्टिकल का साइज अगर बड़ा है तो उसको तोड़ के कोलाइडल रेंज में लाएंगे, उसको बोलेंगे डिस्पर्सन मेथड। पार्टिकल का साइज अगर स्मॉल है तो उनको जोड़ जोड़ करके कोलाइडल रेंज में लाएंगे और तब हम उस मेथड को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन मेथड। तो पहला तो एक बेसिक दिमाग में क्लासिफिकेशन ऐसे ही क्रिएट कर लो। बड़े पार्टिकल को तोड़ करके कोलाइडल रेंज में लाना डिस्पर्सन मेथड में आता है। छोटे पार्टिकल को जोड़ जोड़ करके कोलाइडल रेंज में लेके आना उसको बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड। और कोलाइडल रेंज में जब पार्टिकल आ जाएंगे फिर उन पार्टिकल को डिस्पर्सन मीडियम में केवल डालना है। जैसा डिस्पर्सन मीडियम में डालोगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन आपके सामने बनके तैयार हो जाएगा। अब उसी बेसिस पे हम अलग अलग करके इन सब के बारे में डिस्कस करना चालू करते हैं। चलिए सबसे पहला डिस्पर्सन मेथड में जो पहला मेथड है उसे हम जानते हैं किस नाम से? मैकेनिकल डिस्पर्सन के नाम से जानते हैं। मैकेनिकल डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का मतलब पहले से ही पता है, ब्रेक करना। तो मैकेनिकल डिस्पर्सन में होता क्या है कि जो बिगर सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं इन बड़े बड़े पार्टिकल को इसके अंदर डाल दिया जाता है जिनकी रेंज कोलाइडल रेंज से बड़ी होती है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होती है। ये पार्टिकल यहां पर जाते हैं और पार्टिकल यहां से वो क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे बारीक पाउडर में टूट जाते हैं और वो टूट जाने के बाद 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाते हैं। ये लगभग डिवाइस इंडस्ट्री में कुछ इस तरीके से होती है। अगर तुम ये मैकेनिकल मिल देखोगे जिसमें तोड़ा जाता है उसको कुछ अगर इंडस्ट्रियल लेवल में देखोगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इनमें किया क्या गया कि जो सस्पेंशन वाले पार्टिकल थे वो पार्टिकल जिनका साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा था उनको ब्रेक कर दिया गया और ब्रेक करके उनको कोलाइडल रेंज में ले आए। और वो कोलाइडल रेंज आपको पता है, वही चीज देखो यहां भी डायग्राम में पता है। आप जब अपनी बुक में डायग्राम देखोगे तो बुक में जो डायग्राम है वो लगभग कुछ ऐसा बना है। यहां सस्पेंशन के पार्टिकल डाले गए और वहां ये बोला जाता है कि दो प्लेट होती है। एक प्लेट ऐसी होती है जो क्या होती है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब वो रुकी होती है और दूसरी प्लेट जो होती है वो मूविंग करती रहती है, मतलब वो मूवमेंट करती रहती है। अब स्टैटिक वाली रुकी हुई है और नीचे वाली मूवमेंट कर रही है। तो ये बड़े बड़े पार्टिकल आएंगे, ये लगातार मूवमेंट करती रहती है जिससे ये छोटे छोटे पतले पतले पार्टिकल में ब्रेक कर जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम आटे को पीसते हैं, आटे नहीं गेहूं को पीसते हैं और आटे में कन्वर्ट करते हैं, फ्लोर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वही मेथड यहां पर है।
हम सस्पेंशन के पार्टिकल को बारीक पाउडर में कन्वर्ट करके कोलाइडल रेंज में लाएंगे और अब उसको जब डिस्पर्सन मीडियम में डालेंगे तब हमारे सामने कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड काम कैसे करता है। यहां पर एक चीज और एक्स्ट्रा तो तुम्हें याद होनी चाहिए, वो ये याद होना चाहिए कि ये मेथड कौन कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने में हेल्प होता है, मतलब इस मेथड को किस तरीके के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने में हम यूज करते हैं। तो देखिए, माना इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जो डाई स्टफ्स होते हैं, जैसे प्रिंटिंग इंक होता है, ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन ही है। जैसे माना पेंट हो गया, डेंटल क्रीम हो गया, तो ये जितने भी तुम देख रहे हो मेरा प्यारा बच्चा, ये सबके सब क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। और इन कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? मैकेनिकल डिस्पर्सन। शॉर्टकट की भाषा में बड़े बड़े सस्पेंशन के पार्टिकल डाले गए, इसके अंदर हमने डाला और वो पतले पतले छोटे छोटे कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट हो गए। और अब इनको जब हम डिस्पर्सन मीडियम में डालेंगे, जैसे डिस्पर्सन मीडियम में डालोगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये पहला मेथड हो गया, कोई बड़ी कठिन चीज नहीं थी। चलिए अगला मेथड सिखाते हैं। नेक्स्ट मेथड पे हम आए, सेकंड मेथड देखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हो, अदरवाइज मैं सेकंड मेथड पे आ रहा हूं। सेकंड मेथड है दैट इज इलेक्ट्रो डिस्पर्सन। इलेक्ट्रो डिस्पर्सन को एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं ब्रेडिग आर्क मेथड। आपको अपनी बुक में एक हेडिंग इस तरीके से मिलेगा। मैं जितने भी इसके मेथड हैं, उन मेथड में से दो मेथड में जो ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं, जो मैं ये मान के चलता हूं कि ये दो मेथड ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक है पेप्टाइजेशन और एक है ब्रेडिग आर्क। तुम एक दो नहीं, 4-5 कई सारे मेथड पढ़ोगे कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के। लेकिन फिर से मेरी बात सुन लीजिए, उनमें से जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है वो दो होते हैं, सबसे ज्यादा पेप्टाइजेशन और उसके सेकंड नंबर पे ब्रेडिग आर्क। यही दो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा जो सिखाने जा रहा हूं। ब्रेडिग आर्क मेथड काम कैसे करता है, चलिए इसको समझाता हूं। ब्रेडिग आर्क मेथड काम कैसे करता है, इसके लिए देखिए एक डायग्राम बनाया गया है। एक्चुअली ये मेथड उन पर्टिकुलर मेटल, उन मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने में यूज किया जाता है, उन मेटल का कोलाइडल सोल बनाने में यूज किया जाता है जिन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट जो हो या मेल्टिंग पॉइंट जो हो वो बहुत लो हो। ठीक, पहली बात तो ये दिमाग में रखना। ठीक, जिनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है, बहुत लो नहीं लेकिन कम होता है, उनमें यूज होता है। कैसे? ये मेथड करने के लिए किया क्या जाता है, सबसे पहले हम जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है उन मेटल की दो रॉड लेते हैं। देखो, दो रॉड ले लिया हमने, ये मेटल की एक रॉड हमने यहां ले लिया, ठीक है, और एक मेटल की दूसरी रॉड हमने यहां ले लिया, जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। समझिएगा, जिसका तुम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, सॉल्यूशन मत बोलो, सोल बोलो, जिसका भी कोलाइडल सोल बनाना चाहते हो उस मेटल की दो रॉड ले ली गई। ठीक है, इनको दो प्लेट से जोड़ दिया गया, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, उससे जोड़ दिया गया। तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट। हाँ बोलो। सॉल्यूशन, सोल का मतलब होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब कोलाइडल पार्टिकल का एक तरीके से सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन तो तुम जानते हो जिनमें पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से कम हो। इस वजह से हम लोग सोल वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, सॉल्यूशन नहीं लिखना चाहिए हम लोगों को शब्द। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम, और हम पढ़ क्या रहे हैं, कोलाइडल पार्टिकल। तो अधिकतर कोलाइडल सोल यूज करना ज्यादा सही और प्रेफर माना जाता है। बाकी लिखने के लिए हैबिट पड़ी होती है तो लोग लिख देते हैं सॉल्यूशन, और कोलाइडल सॉल्यूशन लिखोगे भी उस पर भी नंबर कटेंगे नहीं, काम चल जाएगा। अब हमने कहा कि भाई जिस मेटल की हमें कोलाइडल सोल बनाने हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है, उनकी दो रॉड ले लिया, बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया। हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा है, जैसे हीटर होता है, जोड़ दिया हमने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो वो हीट करने लगता है। तो यहां पर देखो वही मेटल है, सेम मेटल का क्या बना दिया गया, आर्क बना दिया गया। अब ये जो मेटल होता है, इसको जब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हीट मिलता है, तो हीट मिलने के कारण ये जो मेटल होता है ये डायरेक्ट क्या होता है, मेल्ट करके वेपराइज हो जाता है। पहले मेल्ट करेगा फिर वेपराइज हो जाएगा, इतनी हीट क्रिएट होगी। अब ऐसा थोड़ी कि पानी में डालेंगे तो वहां हीट नहीं होगा,
भाई हम जब नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं, कभी इलेक्ट्रिक रॉड यूज किया हो तुमने तो देखा हो पानी को तब भी गर्म करता है, हीटिंग इफेक्ट तो होता ही है। तो ये जो मेटल होंगे, ये मेटल मेल्ट करके क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। और जब वो वेपराइज होंगे, अच्छा सॉलिड लिक्विड गैस में अंतर क्या है? सॉलिड का मतलब पार्टिकल पास पास में, लिक्विड का मतलब पार्टिकल थोड़ा दूर दूर, और वेपर का मतलब गैस का मतलब और दूर दूर। तो मतलब इनमें पार्टिकल जो मेटल के हैं वो थोड़े दूर दूर हो गए, मेटल के पार्टिकल थोड़े से दूर दूर हो गए, ठीक है। लेकिन इनके अंदर एनर्जी भी ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी कम करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए, तो उसको चारों तरफ से तुम अगर देखो तो इसको क्या दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है आइस। चारों तरफ से देखो आइस के ब्लॉक है, ये देखो क्या है, आइस के ब्लॉक से कवरिंग की गई है। यहां हमने चारों तरफ से इसमें आइस के ब्लॉक लगा दिए हैं। ये जैसे आइस के ब्लॉक किए तो ये इन पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है उनको कम कर देंगे। अब ये पार्टिकल जो बनके तैयार हुए हैं, जो इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, वो पार्टिकल इन्हीं के अंदर तैरना चालू कर देंगे। मतलब एक तरीके से ये जो पार्टिकल बन के तैयार हुए हैं, इनकी रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही होती है। और इनको मिल गया क्या, डिस्पर्सन मीडियम एज अ वाटर, और वो बना क्या दिए, कोलाइडल सोल या कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोलो, सेम चीज है। वो क्या बना दिए, कोलाइडल सोल या कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिए। ये तरीका होता है। आप जो भी नोट्स उठाओगे तो नोट से आइडिया लग जाएगा। इसको थोड़ा सा विजुलाइज करिए, 3D में हल्का सा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर डायग्राम से देखिए, ये मेटल की 2 रॉड हैं, मेटल की 2 रॉड कॉन्टेक्ट में डाला, देखो इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट हुआ, देखो हीट हो रहा है। हीट होने के कारण क्या हुआ कि ये पार्टिकल जो है इसके अंदर क्या होने लगे, वाटर के अंदर जब निकलने लगे तो उसका कलर भी चेंज हो गया। देखिए उस वाटर का कलर भी चेंज हो गया, ये वाटर का देखिए धीरे धीरे कलर जो है वो कलर भी धीरे धीरे चेंज हो गया। कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन होता है। और इस मेथड को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज ब्रिडिक आर्क मेथड। आर्क मेथड क्यों? क्योंकि ये मेटल का एक आर्क क्रिएट हुआ है, ये जो बीच में कनेक्शन था। अब हम इसको कहेंगे क्या, ब्रिडिक आर्क मेथड में ये बोलोगे कि भाई जिस मेटल का हमें कोलाइडल सोल बनाना होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। पहले उनको हम बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं, हीटिंग इफेक्ट के कारण जो मेटल वायर होता है वो हीटअप होने लगता है, जिसके कारण वो इवोपरेट हो जाएगा, और इवोपरेट होने के बाद इनके पार्टिकल ठंडे हो जाएंगे आइस के थ्रू, और वो जो डिस्पर्सन मीडियम के थ्रू वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर वो क्या होने लगेंगे, सस्पेंड होके एज अ कोलाइडल सोल बना देंगे। इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं, ब्रिडिक आर्क मेथड। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नंबर का आता है, 2 नंबर में अगर आएगा तो आप डायग्राम बना दोगे और 2 ही लाइन लिखोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि काम कैसे करता है, इसीलिए मैं इसकी वर्किंग पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहा हूं, ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर एक चीज और देखो, यहां पर डायग्राम में वो चीज मेंशन नहीं की गई है, लेकिन मैं बोल दूं क्या है कि हम वाटर के साथ साथ उसके अंदर एक चीज और मिलाते हैं, KOH। जब तुम अपनी बुक कभी देखोगे तो देखोगे कि वाटर के साथ साथ उसमें KOH भी मिलाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी मिलाते हैं। नीचे देखिए हमने लिखा भी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रोल क्या है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू एस्टैब्लिश द सोल, मतलब एक तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है कि ऐसा ना हो वो पार्टिकल नीचे की तरफ भाग जाए, ऊपर भाग जाए। देखिए कोलाइडल का मतलब होता है पार्टिकल उसके अंदर तैर रहे हो, नीचे बैठ जाएगा तो पीपीटी कहलाएगा, ऊपर बैठ जाएगा कुछ और हो जाएगा। जब तक वो डिस्पर्सन मीडियम में फ्लोट नहीं कर रहे होंगे, फ्लोट कर मतलब फ्लोट नहीं बोलेंगे, फ्लोट का मतलब तो हो गया ऊपर की तरफ, मतलब उसी के अंदर सस्पेंडेड नहीं रहेंगे, तब तक उसको कोलाइडल सोल की कैटेगरी में माना भी नहीं जाएगा। और उसके लिए कभी कभी मजबूरी हमारी पड़ जाती है कि हम उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएं। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए हम यहां पर क्या ऐड कर देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे स्टेबिलिटी मिलती है ये एक अलग टॉपिक है, वो हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी आगे आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो ये मेथड भी समझ में आ गया प्रिपरेशन का। पहला मेथड मैकेनिकल डिस्पर्सन, दूसरा मेथड इलेक्ट्रो डिस्पर्सन। चलिए अगले मेथड पे आते हैं, नेक्स्ट मेथड देखिए, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है एग्जाम में वो ये है, ठीक है, जिसमें से ये डिफिनेशन मान के चलिए कि 2-3 बार नहीं कई बार पूछी गई है रिपीटेड फॉर्म में। आप किसी भी साल का पेपर उठाइए, अगर 10 साल का पेपर उठाओगे तो 5-6 सालों में तुमको ये डिफिनेशन 1 नंबर में पक्का आई हुई दिखेगी। कौन सी डिफिनेशन, पेप्टाइजेशन की। पेप्टाइजेशन कहता क्या है, पेप्टाइजेशन ये कहता है, एक सीधी सी भाषा में बोलूं, यहां देखो क्या लिखा है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। आप इसी पे ध्यान दो, डिफिनेशन में ना जाओ, यहां पे ध्यान दो।
फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, इसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा सा हमने यहां पर लिख दिया सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। हमने क्या लिख दिया, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। क्यों लिखा ये भी हम बता देंगे भी। जैसे हम ऐसा करते हैं, ऐसा करने पर तब कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। पहले कोलाइडल पार्टिकल क्रिएट होंगे और फिर क्या बनेगा, कोलाइडल सोल या कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं पेप्टाइजेशन। इस प्रोसेस को ही हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइजेशन। कहीं कहीं पे एस है, कहीं कहीं पे जेड है, ठीक है, दोनों सही। तो डेफिनेशन क्या हो गया, इट कैन बी, देखिए डेफिनेशन पे यहाँ पर आई क्या डेफिनेशन है जो बार बार पूछी जाती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन होता है, कोलाइडल सोल का। किसका फॉर्मेशन होता है, कोलाइडल सोल का। किससे, फ्रॉम फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी। कब, बाय एडिंग किसको, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट। मतलब जब हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी के अंदर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तब कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है या कोलाइडल सोल बनता है। इस मेथड को, इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन कैन बी डिफाइंड द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल फ्रॉम द फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी बाय एडिंग अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट। दिस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। जल्दी से एक बार हमें कोई भी बोल के बताइए जरा, आफान क्या होता है पेप्टाइजेशन, बताओ जी। आफान अमीर बोलिए बेटा, पेप्टाइजेशन क्या होता है। अरे कुछ भी बोल दो सर, जो हाँ। सही प्रोसेस होता है पास करने का। कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट पास करने का, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट भले ना पास हो, तुम जरूर फेल हो जाओगे जिस हिसाब से डेफिनेशन बता रहे हो। दिव्यांश मल्होत्रा बताओ, व्हाट इज द पेप्टाइजेशन, व्हाट इज द पेप्टाइजेशन। सर पेस्टिसाइड पीपीटी में जब हम कोई भी सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। इस प्रोसेस और फिनोमिनन को कहते हैं पेप्टाइजेशन, ठीक है। बन जाता है तक नहीं लिख, देखिए जो लिखते हैं कॉपी में उसका वर्डिंग भी सही होनी चाहिए। बन जाता है ये तो एक कहानी हो गई। अब बन जाता में है, पेप्टाइजेशन क्या चीज है उसमें, बन गया अलग चीज, उसमें पेप्टाइजेशन क्या है, तो कहोगे ये पूरी प्रोसेस, इस कंप्लीट प्रोसेस को ही हम पेप्टाइजेशन कहेंगे। मतलब आपकी जो वर्डिंग है वो भी प्रॉपर होगा तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहना चाहिए। तो पहले तो हम लोगों ने ये समझा कि भाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी से कोलाइडल पार्टिकल का बनाना, कोलाइडल सोल का बनाना, उसको कहते हैं पेप्टाइजेशन। अब चलिए देखिए कैसे बनता है, ये समझो। इसमें होता क्या है, एक हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी लेते हैं। अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी का मतलब ये नहीं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड तुमने लिया तो ये इतना बड़ा फेरिक हाइड्रोक्साइड है। बच्चे डायग्राम को देख के ये कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार इतना बड़ा फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इतना बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, आयरन विजिबल नहीं होता आंखों में, OH कितने बड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट का मतलब इसके अंदर फेरिक हाइड्रोक्साइड बहुत सारे हैं, लेकिन ये फेरिक हाइड्रोक्साइड अभी आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड अभी आपस में जुड़े हैं, मतलब ऐसा समझो। मतलब ये बुक में जब तुम डायग्राम देखते हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसी वजह से कंफ्यूजन ना हो तो मैं बता रहा हूँ। मतलब इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का काफी सारा प्रेसिपिटेशन है। मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो एक फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं है, ठीक है, ये इस फॉर्म में है, ठीक है जी। चलो अब ये सारे के सारे मिलके, सारे के सारे एग्रीगेट होके एक बड़ा प्रेसिपिटेट था। इसकी रेंज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा थी। तो इसको अगर उठा के हम पानी में डाले, डिस्पर्शन मीडियम में डाले, तो कोलाइडल थोड़ी बनेगा। तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। अच्छा जी, इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या मिलाया है, FeCl3। हमने एक बात बोली थी, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ये नहीं कि जो मर्जी आए वो इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे। उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक चीज कॉमन होना चाहिए। देखिए प्रेसिपिटेट किसका था, प्रेसिपिटेट था फेरिक हाइड्रोक्साइड का। तो या तो कैटायन कॉमन हो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर या तो एनायन कॉमन हो, मतलब एक चीज कॉमन होनी ही चाहिए। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, Fe3+। इसके अंदर भी Fe3+, इसके अंदर भी Fe3+ है। देखो ये चीज कॉमन दिख रही है। तो ऐसा कॉमन होने से फायदा क्या, तुमने ये सुना होगा कि सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में भी कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं। सेम टाइप के पार्टिकल के बीच में भी कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं। किसी को पता है उसको क्या नाम देते हैं, सेम टाइप के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं उनको कहते क्या है, क्या नाम देते हैं उनको। सेम टाइप के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं उनको कहते क्या है, उनको कहते हैं हम लोग कोहेसिव फोर्स।
दो तरीके के नाम सुना होगा, एक कोहेसिव फोर्स और एक एडहेसिव फोर्स। डिफरेंट टाइप के पार्टिकल में एडहेसिव फोर्स और सेम टाइप के पार्टिकल के बीच में कोहेसिव फोर्स, ऐसा नाम सुना होगा तुमने। तो यही मान के चलो कि हाँ। सर ऐसा होता क्यों है? अब बेटा ये तो फिजिक्स वाले सर से पूछना, ये तो नेचर है ना। नेचर इन सेंस का मतलब जैसे पोलराइजेशन चार्ज के कारण डेवलप हो गया, सेम टाइप के पार्टिकल के बीच में अब क्या रीजन है अट्रैक्शन फोर्स, ये मुझे तो थोड़ा क्लियर नहीं है। और क्वेश्चन अच्छा है, जैसे ही मुझे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा। ये तुमको फिलहाल सरफेस टेंशन में पढ़ाया जाता है, जितना मुझे याद है फिजिक्स में सरफेस टेंशन में ये चीज डिस्कस की जाती है। सेम टाइप के पार्टिकल क्या ऐसा रीजन है कि अट्रैक्ट करते होंगे, इसका कुछ ना कुछ तो जरूर रीजन होगा। बनाने के लिए तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि भाई उसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता होगा, इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता होगा। जैसे दो, हाँ, जैसे दो मेटल हैं, अब हमने कहा दो मेटल के पार्टिकल हैं, सेम सेम पार्टिकल हैं, दो मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग लग गई। मेटालिक बॉन्डिंग क्या है? कर्नल और फिर इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स। तो कुछ ना कुछ तो रीजन जरूर होगा, बट एक्यूरेट रीजन अभी मुझे क्लियर नहीं, तो मैं कोई उस पर कमेंट नहीं करूंगा, ठीक। अब जब तुमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो इलेक्ट्रोलाइट करता क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट ये काम करता है कि इसके चारों तरफ Fe3 प्लस आके क्या हो जाएगा? एडजॉर्ब हो जाएगा। Fe3 प्लस इसके चारों तरफ आके क्या हो जाएगा? एडजॉर्ब हो जाएगा। एडजॉर्ब हो जाने का मतलब बॉन्ड बनाना। देखो हमने पहले बोला था एडजॉर्ब होने का मतलब बॉन्ड बनाना। और Fe3 प्लस क्यों एडजॉर्ब हो गया? क्योंकि कम से कम कॉमन है, ये हिस्सा कॉमन है, क्लोराइड वाला हिस्सा कॉमन नहीं, इसलिए ये एडजॉर्ब नहीं होगा। तो Fe3 प्लस इसके चारों तरफ क्या हो गया? एडजॉर्ब। देखिए आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछता कैसे हो रहा है, बनना है, आपसे केवल डिफिनेशन आती है बस, लेकिन मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब ये एडजॉर्ब हो गया, एडजॉर्ब हो जाने का मतलब ये जुड़ गया, ठीक है। लेकिन जुड़ने के साथ साथ एक समस्या और है कि Fe3 प्लस जैसे जैसे ज्यादा होते जा रहे हैं तो पास टू को रिपल करता है। इस रिपल्सन से ये दूर भी भागते हैं, और जब ये दूर भागेंगे तो दूर भागने की वजह से क्या होगा कि ये जो जुड़ा वाला हिस्सा था उसको लेके भागेंगे, मतलब ये इतने हिस्से को लेके बाहर भागेंगे, ये इतने हिस्से को लेके बाहर भागेंगे, ये इतने हिस्से को लेके बाहर भागेंगे, इतने हिस्से को मतलब प्रेसिपिटेट को ब्रेक कर देंगे। एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं? प्रेसिपिटेट को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर दे रहे हैं। ये कुछ थ्योरी ऐसा, देखिए जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट हो, एक्सप्लेनेशन में आपको ऐसा सिखाया जाता है। जब तुम कोई रेफरेंस बुक फॉलो करोगे, कहीं भी फॉलो करोगे, तो आपको एक्सप्लेनेशन में यही चीज बोलते हैं वो लोग। ये कहानी बिल्कुल वैसे है जैसे हमने क्या कहा कि भाई मान के चला हमने ये विजन है, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई ये विजन है, अब विजन में क्या किए, 10-15 लोग आए, किसी ने रस्सी बांधी ऐसे खींच लिया, किसी ने हाथ में रस्सी खींच लिया, किसी ने पैर में रस्सी बांध दिया। आपको हम ही मिलते हैं सब एक्सपेरिमेंट। अरे ठीक है, तुम अच्छे बच्चे हो ना। अब इतने माना 6-7 लोग थे, अब 6-7 लोगों ने खींचा, अब माना पूरा क्रेन लगा लगा के खींच दिया, तो विजन क्या होगा फिर तुम्हारा? तुम बच जाओगे ना बेटा विजन, तुम अरे मड़ी क्या निकल जाएगी? मड़ी, इस वजन का तो मड़ी है वो बच जाएगा। तो मतलब होगा वही कि भाई इनके चिथड़े उड़ जाएंगे। हाँ चलो मुद्दे पे आओ, इधर उधर ना हो। मतलब मुद्दा ये होगा कि भाई इनके चिथड़े उड़ जाएंगे, पहचान में ही आएंगे नहीं, ठीक। यही काम लगभग लगभग इसके साथ हुआ है कि Fe3 प्लस आए हैं, कॉमन कॉमन Fe3 प्लस आए हैं, इसके चारों तरफ एडजॉर्ब हो गए हैं, और एडजॉर्ब होने के बाद रिपल्सन के कारण जब वो दूर दूर भाग रहे थे तो वो अपने छोटे छोटे हिस्से को लेकर बाहर भागे, और जब छोटे छोटे हिस्से को लेकर बाहर भागा तो वो एक फेरिक हाइड्रोक्साइड का ही छोटा छोटा हिस्सा, ये एक फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं है, इसके अंदर भी कई सारे फेरिक हाइड्रोक्साइड हैं, लेकिन पहले सब एग्रीगेट थे, लेकिन अभी छोटे छोटे हिस्से हो गए हैं। लेकिन एक फायदा यह है कि इनकी जो रेंज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, मतलब ये कोलाइडल रेंज में है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। किस बात की प्रॉब्लम नहीं है? इनको उठाओ, डिस्पर्सन मीडियम में डालो, जैसे डिस्पर्सन मीडियम में डालोगे कोलाइडल सोल जो होगा वो बनके तैयार हो गया। इस मेथड को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। यहां पर तुम डिफिनेशन पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो बोर्ड में केवल डिफिनेशन ही ऐसी चीज है जो कई बार रिपीटेड फॉर्म में पूछी गई है, जो एग्जाम में आता है। आपसे पूछा जाएगा कि क्या कह रहे हो? मतलब जरूरी थोड़ी कि फर्स्ट टर्म जो है ऑब्जेक्टिव में आए। अब माना वो डिफिनेशन दे दे, 3-4 डिफिनेशन लिख दे और कहे कि कौन करेक्ट डिफिनेशन है पेप्टाइजेशन की, तो कैसे नहीं आ सकती? हर अच्छी बात करने लगता कि नहीं आ सकती, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हम ऐसे लिख दें, पेप्टाइजेशन कैन बी डिफाइंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट। दूसरा हम लिख दें, इट कैन बी डिफाइंड द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपीटी, कुछ भी बोल दें 4-5 डिफिनेशन, और कहें कौन सी करेक्ट डिफिनेशन है, तब
ठीक, तो पढ़ने पे ध्यान दो, नौटंकी पे नहीं, ठीक है। चलो, तो ये पेप्टाइजेशन की प्रॉपर डेफिनेशन है, इस पर थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हर चीज तैयार हो जाएगी। 3 मेथड समझ लिए, आगे मेथड पे आते हैं, जिनमें से मैं पर्सनल लेवल पे 2 डेफिनेशन या 2 कॉन्सेप्ट ज्यादा ध्यान देने को कहता हूं, पेप्टाइजेशन बात नंबर 1 एंड सेकंड वन इज ब्रेडिंग आर्क, इन 2 पे ज्यादा ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, अब आपके सामने डिस्पर्सन में यही केवल 3 मेथड ही मेन है। मैकेनिकल में बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे बारीक पाउडर में ब्रेक कर दिया गया। इलेक्ट्रो डिस्पर्सन में 2 मेटालिक रॉड ली गई लो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट की, इनको इवोपरेट करके इनके पार्टिकल को कंडेंसेट कर दिया गया, देखिए यहां पर कोलोइडल सोल बन गया। नेक्स्ट, पेप्टाइजेशन में फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट जब उसके अंदर मिलाया गया, उससे वो कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, उसको पेप्टाइजेशन बोलते हैं। अब अगले मेथड पे आओ, अब यहां पर दिए गए हैं कंडेंसेशन मेथड। जब मैं बात कर रहा था डिस्पर्सन मेथड, तो उनमें थोड़ा समझने का पॉइंट था। कंडेंसेशन में सीधे मगिंग अप वाला हिस्सा है, मतलब याद करने वाला हिस्सा है, और ये आता भी नहीं है ज्यादा एग्जाम में, बोर्ड में, लेकिन तब भी चूंकि है सिलेबस में, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा जरूर। पहला मेथड कंडेंसेशन में भी पहला मेथड, दैट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करा करके भाई इसमें होगा क्या कि भाई केमिकल रिएक्शन कराया, जो मॉलिक्यूल बना, जैसे ये मॉलिक्यूल बना, अब इस मॉलिक्यूल की रेंज कोलोइडल रेंज में होगी, इसको डिस्पर्सन मीडियम में डालोगे, कोलोइडल सोल बन जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, सबसे पहले डबल डिकम्पोजिशन मेथड, हाइड्रोलिसिस। देखिए याद भी बहुत कठिन नहीं होता, हम आराम से याद कर सकते हैं। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, 2 ऑक्सीडेशन रिडक्शन सुनते ही रहते हो, हाइड्रोलिसिस और डबल डिकम्पोजिशन, बस ऐसे याद रखना, 4 मेथड होते हैं केमिकल वाले में। डबल डिकम्पोजिशन क्यों कहते हैं, इसमें एक तरीके से इसके कैटायन जो होते हैं, इसके आयन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो आयन इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं एक्चुअली में कभी कभी। तो यहां पर देखो आर्सेनिक सल्फाइड बना, आर्सेनिक सल्फाइड की रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है पार्टिकल की, इसको डिस्पर्सन मीडियम में डालेंगे तो सीधे कोलोइडल सोल बन जाएगा। तो जब हमें सल्फाइड ऑफ मेटल का सल्फाइड बनाना हो, तब जनरली हम डबल डिकम्पोजिशन मेथड को प्रेफर करते हैं। उस मेटल का ऑक्साइड लेते हैं, उस मेटल के ऑक्साइड के अंदर क्या डाल दिया जाता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, और उससे पर्टिकुलर मेटल का सल्फाइड क्रिएट हो जाता है, और उसको डिस्पर्सन मीडियम में डाल के कोलोइडल सोल बना लिया जाता है। बहुत बार नहीं पूछा गया है, इसलिए एक एक एग्जाम्पल भी याद करोगे तो कभी फंसने वाले नहीं हो तुम लोग, तैयार रहेगा तुम्हारा। द सेकंड वन इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन। वाटर के साथ रिएक्शन करने का मतलब क्या है कि जैसे ये फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन हमने वाटर से कराया, तो यहां पे ये वाटर OH और H में टूटा, तो यहां पर OH जो है वो क्लोरीन को रिप्लेस कर दे रहा है, और क्लोरीन को रिप्लेस करके देखो बना दिया फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये कोलोइडल रेंज में होता है। और जब इसको डिस्पर्सन मीडियम में डालेंगे तो हमारे सामने क्या बन जाएगा, कोलोइडल सोल बन जाएगा। देखो इसकी इमेज भी हमने लिख के रखी है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडल सोल कुछ ऐसा होता है, किस तरीके का। एक बात समझना, ऐसा नहीं होता है कि हर कोलोइडल सोल का कलर बिल्कुल स्पेसिफिक हो, कलर अलग अलग भी हो सकता है। जैसे हम बात करें माना गोल्ड सोल की बात करें, तो जरूरी नहीं है कि गोल्ड सोल गोल्ड कलर का ही हो, इसका कलर अलग अलग होता है, इनके पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि किसका साइज क्या होता है वो डिपेंड करता है कौन सी लाइट स्कैटर कर रहे हैं, और लाइट स्कैटरिंग किस पे डिपेंड करती है, साइज पे। क्योंकि कोलोइडल की जो रेंज थी वो तो बड़ी थी ना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, तो हमने कहा कि कहीं पे पार्टिकल 200 नैनोमीटर साइज के हैं, किसी में पार्टिकल 400 नैनोमीटर के साइज के हैं। एक गोल्ड का तो वैसे भी इतना बड़ा साइज नहीं होता है, मतलब किसी में पार्टिकल का कॉम्बिनेशन 200 नैनोमीटर है, किसी में 400 नैनोमीटर है, तो उसी गोल्ड में सोल जो क्रिएट होगा कलर चेंज हो जाएगा। जैसे मैं एक ये देखो, ये जितने भी तुम देख रहे हो सारे के सारे गोल्ड सोल हैं, ये पांचों के पांचों गोल्ड सोल हैं, लेकिन इनका कलर अलग अलग है। कैसे कलर अलग अलग है, क्योंकि इनके अंदर पार्टिकल का जो साइज है वो अलग अलग है, लेकिन है सबके सब एक रेंज के अंदर, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के अंदर, इसलिए सबके सब कहलाएंगे कोलोइडल सोल ही, और सबके सब किसके सोल हैं, गोल्ड सोल के। वो अचानक मेरे माइंड में दिमाग में बात आ गई, इसलिए बोलना चालू कर दिया, क्योंकि कलर को देख के ये कंफ्यूज ना हो जाना कि यार गोल्ड जैसा है तो इसीलिए गोल्ड सोल है, ये चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो एक है डबल डिकम्पोजिशन, एक है हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट, रिडक्शन करके और ऑक्सीडेशन करके।
रिडक्शन करके जैसे हम खासकर गोल्ड के सोल क्रिएट करते हैं, कोलाइडल गोल्ड, जिसको हम बोलते हैं पर्पल ऑफ कैसियस। इसको भी याद रखिएगा, गोल्ड सोल को एक नाम दिया जाता है पर्पल ऑफ कैसियस। जनरली ये पर्पल कलर के होते हैं, इसी वजह से नाम देते भी। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय रिड्यूसिंग जो एवरिक क्लोराइड है बाय स्टेटनस क्लोराइड की मदद से। ठीक है, ये उसका नॉर्मल नेम नहीं है। एयू जो होता है हम गोल्ड को ही कहते हैं, तो गोल्ड का जो क्लोराइड होता है उसके अंदर हम स्टेनस क्लोराइड जब डालते हैं तो अच्छा, इसको हम रिडक्शन क्यों कह रहे हैं? रिडक्शन हम इसको कहने का जो वजह है, देखो इसमें क्लोरीन निकल रहा है, क्लोरीन निकल गया, क्लोरीन निकलने के बाद देखो केवल गोल्ड बचा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल, ये 11 में पढ़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के रिमूवल को हम रिडक्शन कहते हैं। एडिशन को ऑक्सीडेशन, रिमूवल को रिडक्शन। इस वजह से हम कहेंगे कि इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। और रिडक्शन होने के बाद ये गोल्ड के पार्टिकल आए, इनको किसके अंदर डाल दोगे? डिस्पर्सन मीडियम के अंदर डाल दोगे, और उन पार्टिकल के साइज की बेसिस पे कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा और उनका अपना अलग अलग कलर दिखेगा। नेक्स्ट मेथड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ज्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, इनका ऑक्सीडेशन करके हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, नॉन मेटल का ज्यादातर। जैसे सल्फर का है तो सल्फर का ऑक्सीडेशन करके सल्फाइड लिए, ऑक्सीडेशन कर दिया सल्फ्यूरस एसिड से, और ये सल्फर बन गया। और सल्फर के इन पार्टिकल को जैसे ही हम डालेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, डिस्पर्सन मीडियम के अंदर, जैसे डिस्पर्सन मीडियम के अंदर डालेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये मेथड नहीं बोला जाएगा कि पूरा बना कैसे है, ये तो बस आपको ऐसे दिखाना है केमिकल रिएक्शन करा करके। ये जो पहला मेथड है दैट इज बाय हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन की मदद से भी प्रिपरेशन करते हैं। केमिकल रिएक्शन का मदद से प्रिपरेशन करने का क्या मतलब है? कि हम अलग अलग केमिकल रिएक्शन कराते हैं, उससे पर्टिकुलर कोलाइडल पार्टिकल बनेंगे, उन कोलाइडल पार्टिकल को डिस्पर्सन मीडियम में डालेंगे और कोलाइडल सोल बन जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन की मदद से बनाया जा सकता है कोलाइडल सोल, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड। तो इसमें एक एक रिएक्शन याद कर लो, सफिशिएंट है, बहुत कम आता है एग्जाम में, इस वजह से एक एक याद करोगे तब भी तुम्हारा काम हमेशा के लिए तैयार रहेगा। कुछ छोटी छोटी हेडिंग और दी गई हैं। हाँ, केवल पार्टिकल का साइज छोटा करके कोलॉइडल रिंग बना रहे थे ना। हाँ, मतलब उनमें फिजिकल मेथड में पार्टिकल के साइज को छोटा कर करके इनको कोलॉइडल रेंज बना रहे थे, यहाँ केमिकली हम रिएक्शन करा करा के बना रहे हैं। बस ये है, काम वही है, पार्टिकल की रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाना है और फिर डिस्पर्सन मीडियम में डालना है। डिस्पर्सन मीडियम का मतलब लिक्विड, और तब तुम्हारे सामने कोलॉइडल सोल बनेगा। काम सब में वही है, कोई नई चीज नहीं है। अगला चीज देखो, ये कुछ एक्स्ट्रा मेथड है जिनमें 2-2, 3-3 लाइनें तुमको देखने को मिल जाएंगी, बस समझना जरूरी है, थोड़ा समझ जरूर लो। एक बार इसको पढ़ो तब ज्यादा समझ में आएगा, बिना पढ़े कब समझ में आएगा। इसमें जो सब्सटेंस होता है पहले हम उसको एक सॉल्वेंट में डिजोल्व कर देते हैं। चलिए ऐसे समझो, ऐसे समझो कि भैया हमने क्या किया कि एक कोई सब्सटेंस था, उसको किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर दिए। सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करने का मतलब जैसे व्हाइट कलर का कोई सॉल्वेंट ले लिया, एक सॉल्वेंट हमने ले लिया, इसके अंदर डिजोल्व कर दिया। अब इसके अंदर जब डिजोल्व कर दिया तो देखो इसका क्या बन गया, एक तरीके से सॉल्यूशन बन गया। अभी इसका क्या बना है? सॉल्यूशन बना है, ठीक है, मिक्स होकर सॉल्यूशन बना है, ठीक है। अब ये व्हाइट एंड क्या है, येलो। अब इसको उठा करके पूरे को हमने एक दूसरे डिस्पर्सन मीडियम में डाला। अब दूसरे डिस्पर्सन मीडियम की खास बात यह है कि इस दूसरे डिस्पर्सन मीडियम में जो पार्टिकल हैं, ये जो सॉल्यूशन क्रिएट हुआ उसके अंदर कम सॉल्यूबल है, उसके अंदर सॉल्यूबल नहीं है ये। अब जब इसके अंदर सॉल्यूबल नहीं होगा, सॉल्यूबल होने का मतलब प्रॉपर्ली डिजोल्व नहीं हो रहा है, प्रॉपर्ली मतलब लेस सॉल्यूबल है, ये नहीं कि सॉल्यूबल ही नहीं, लेस सॉल्यूबल है। तो जब लेस सॉल्यूबल होगा तो पार्टिकल थोड़े अनस्टेबल फॉर्म में रहेंगे। अनस्टेबल फॉर्म का मतलब जो ये सॉल्यूशन के पार्टिकल होंगे वो इस तरीके से कुछ प्रेजेंट रहेंगे, ये सॉल्यूशन के पार्टिकल थोड़े से इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे, और फिर उनको हम स्टेबलाइज भी करेंगे, क्योंकि लेस सॉल्यूबल है तो हो सकता है बाहर निकल के चले ना आए, तो बाहर निकल के जाए ना, तो इसलिए उनको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है ये अलग से टॉपिक पढ़ोगे, कोलॉइडल सोल का स्टेबलाइजेशन, कैसे स्टेबलाइजेशन किया जाता है। ये जो सोल बना, सॉल्यूशन बना था, उसी सॉल्यूशन का अब यहां पर क्या बन गया है, कोलॉइडल सोल बन गया है। ये कहानी ऐसे होती है। इस मेथड को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। एक बार इसको थोड़ा पढ़ के देखो, जो लिखा है वो पढ़ो,
हमने किसी भी पार्टिकल को एक सॉल्वेंट के अंदर डाला, पहले सॉल्यूशन बना, अब इस सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्वेंट में डाला, ब्लैक कलर वाले सॉल्वेंट में डाल दिया, माना जिसके अंदर ये सॉल्युबल कम था, और वहां जब डाला गया तब वो सोल क्रिएट हो जाता है। जैसे पहले हम सल्फर सॉल्यूशन बनाते, मतलब सल्फर सोल बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है उसको वाटर के अंदर डालते हैं, तब जाके सल्फर सोल बनता है। अब ये केमिकली भी हो सकता है कि मे बी केमिकली रिएक्शन करने लग जाए, क्या है वो अलग है, बस ये एक मेथड होता है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। तो कभी कभी एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट से भी कुछ सोल बनते हैं। लिखा है किताब के अंदर, पूछा नहीं जाता है, बहुत कम, रेयरली आता है, लेकिन चूंकि है सिलेबस में इसलिए पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, बाय एक्सेसिव कूलिंग। अच्छा, माना जैसे एक्सेसिव कूलिंग का मतलब क्या है, जैसे हमें वाटर का माना हमें कोई सोल बनाना है, अब जैसे माना हमें सोल बनाना है, अब इसमें पार्टिकल, जैसे लेट्स सपोज हमने कहा वाटर का ही है, वाटर किसी दूसरे लिक्विड के अंदर है, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने ले लिया क्लोरोफॉर्म, हम इसका कलर बदल दे रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया हमने, माना इसका कलर बदल दिया हमने, क्या कर दिया, क्लोरोफॉर्म, ठीक है जी, कलर बदल दिया। अब जब कलर हमने बदल दिया, हम हाइलाइटर भी तो यूज कर सकते थे, जैसे हमने कहा माना ये सोल है, हमने कहा माना ये क्लोरोफॉर्म है, एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म है। अब इसके अंदर हमने वाटर के पार्टिकल डाले, हमने वाटर के पार्टिकल डाल दिए, लेकिन अगर हमने वाटर के पार्टिकल डाले होते तो वाटर के पार्टिकल जो है ये कोलाइडल रेंज में नहीं है। अब वाटर के पार्टिकल जब कोलाइडल रेंज में नहीं थे, तो अब उसके लिए हम एक्सेसिव कूलिंग कर देते हैं। कूलिंग से क्या होता है कि वाटर के पार्टिकल थोड़े पास पास में आ जाएंगे, जब पास पास में आ जाएंगे पार्टिकल तो वो कोलाइडल रेंज बना देंगे, और कोलाइडल रेंज बना देंगे तो उससे भी कोलाइडल सोल बन जाता है। तो कई बार एक्सेसिव कूलिंग करने से भी क्या होता है, कोलाइडल सोल बनता है। तो ये एक मेथड अलग से याद रखो, बाय एक्सेसिव कूलिंग। सर हाँ सर हाँ, ज्यादा जल्दी ठंडा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसका अमाउंट भी मैटर करेगा। अमाउंट मैटर करने का मतलब क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट का मतलब डिस्पर्सन मीडियम का काम कर रहा है, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो थोड़े कम होंगे, वो उसके अंदर फ्लोट कर रहे होंगे। जैसे हम वाटर के अंदर ऑयल मिला दे, वाटर के अंदर ऑयल मिला दो, ऑयल के कुछ पार्टिकल लो, चम्मच से मिला दो, तो वैसे तो मिलता नहीं है, वैसे तो मिलता नहीं, लेकिन चम्मच से तुम जबरदस्ती मिला दो तो ऑयल के पार्टिकल देखो पानी के अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा चले जाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा पार्टिकल चले जाएंगे। अब उसको अगर हम स्टेबलाइज कर दें तो उससे भी कोलाइडल सोल बनेगा। ऐसा नहीं कि ऑयल पानी के अंदर मिलता नहीं तो सोल बन ही नहीं सकता है, बस स्टेबलाइज करने की जरूरत है। और अगर हमने ऑयल के अंदर वाटर डाल दिया तब भी एक अलग कहानी। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म काफी ज्यादा अमाउंट में है और वाटर कम अमाउंट में है, लेकिन वाटर जब नॉर्मल वाटर डाल दिया गया तब वो एक कोलाइडल रेंज बना भी नहीं रहा था। एक्सेसिव कूलिंग करने से ये जो वाटर की गैदरिंग हुई है वो कुछ कोलाइडल रेंज में उसको ले आई, जिसकी वजह से अब हम उसको कोलाइडल सोल कह सकते हैं। तो कहीं कहीं किताबों में ये एक्सेसिव कूलिंग भी लिखा हुआ है मेथड। लेकिन फिर मैं वही बात दोबारा रिमाइंड कराऊं, आप मेथड चाहे जितने पढ़ लो, लेकिन इनमें से जो याद करने हैं ज्यादा बेसिस पे वो दो, ब्रेडिग आर्क और पेप्टाइजेशन। इसके बाद दो एक्स्ट्रा पे जाओ अगर, तो पहले मैकेनिकल डिस्पर्सन और फिर केमिकल मेथड। तो प्रिपरेशन में मैं जब बात करता हूं तो चार मेथड ही मुझे ऐसे लगते हैं जो ज्यादातर बोर्ड में कई बार आए हुए हैं। नेक्स्ट देखो, कैथोडिक रिडक्शन। कैथोडिक रिडक्शन समझ में आता होगा भाई, जब कोई कैथोड होता है, कैथोड का मतलब भाई जिस पर रिडक्शन होता है, ठीक है, ये वर्ड बोलना ज्यादा जरूरी है। अब हमने कहा मैंने कैथोडिक रिडक्शन करा दिया, Cu2+ है, अब इसका रिडक्शन हमने कराया, रिडक्शन करके कॉपर के पाउडर, कॉपर के पार्टिकल आ गए। अब कॉपर के पार्टिकल जो है इसके ऊपर क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए। इनको माना हमने अलग किया और अलग करके उसको डिस्पर्सन मीडियम में डाला, उससे भी सोल बन जाता है। तो पूरा मेथड नहीं है, आपको पूरा मेथड सीखना भी नहीं है, बस हेडिंग्स केवल याद रखनी है। एक्सेसिव कूलिंग में क्या करना होता होगा, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट में क्या करना होता होगा, कैथोडिक रिडक्शन में हम रिडक्शन करा के पार्टिकल जो होते हैं उन पार्टिकल को गेन करते हैं और उनको डिस्पर्सन मीडियम में डाल के तब हम, मेरा प्यारा बच्चा, जो सोल क्रिएट करते हैं वो किस कैटेगरी में माना जाता है, कैथोडिक रिडक्शन में माना जाता है। ये तीनों मेथड ऐसे हैं जिनको जब हम डीपली समझेंगे तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं महसूस होती है। कारण यह है कि अभी हम यहाँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चलें तो रेयरली में ये चीजें पूछी जाएंगी। एक बार आप थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी खोल के चेक करो कैसे आते हैं। तो ये देखिए, प्रिपरेशन के सारे मेथड हमने आपके साथ डिस्कस किए, कैसे कैसे कोलाइडल सोल को प्रिपेयर किया जाता है। आज की क्लास में हमें केवल प्रिपरेशन सीखना था और
अब हम प्यूरिफिकेशन सीखेंगे। प्यूरिफिकेशन में 3 मेथड हैं, केवल उन्हें डिस्कस करते हैं। चलिए प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं। प्यूरिफिकेशन सिखाता हूं क्या होता है। देखो प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है, सीधी सी बात, इंप्योरिटी को रिमूव करना, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी। अब भैया कोलाइडल सोल की बात करो, जो जरा एक मिनट देखो, हमने कहा कि भैया ये कोलाइडल सोल है, इसके 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से 2 हिस्से होते हैं? एक होता है डिस्पर्सन मीडियम, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। हमने कह दिया, माना डिस्पर्सन मीडियम ले लिया जी, चलो ये हमने डिस्पर्सन मीडियम ले लिया। बात नंबर 1, डिस्पर्सन मीडियम के साथ साथ और क्या चीज होती है एक्स्ट्रा? एक चीज और एक्स्ट्रा होता है, वो है पार्टिकल्स, जिनको बोलते हैं डिस्पर्स फेस के पार्टिकल। तो 2 चीज हो गया, डिस्पर्स फेस, डिस्पर्सन मीडियम। लेकिन कभी कभी ये देखने को मिलता है कि इनके अंदर कुछ अनडिजायरेबल पार्टिकल भी होते हैं जो इंप्योरिटी का काम करते हैं। हम उन अनडिजायरेबल इंप्योरिटी को कैसे हटाएंगे, उसी को कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, मतलब अगर हम प्यूरिफिकेशन की बात करें तो प्यूरिफिकेशन क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी। सीधी सीधी भाषा में रिमूवल किसका? इंप्योरिटीज का। इंप्योरिटीज को हटाना, किससे हटाना? फ्रॉम कोलाइडल सोल, उससे इंप्योरिटी के हटाने को मेथड को कहते हैं प्यूरिफिकेशन। 3 मेथड हैं, पहला डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। डायलिसिस देखो, सबसे पहले डायलिसिस में कुछ है नहीं, बड़ा आसान है। क्या है डायलिसिस में? डायलिसिस में केवल यह होता है कि यहां पर हम डिफ्यूजन प्रोसेस का यूज करते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो इसमें हम करते क्या है, हमने एक यहां पर कंटेनर लिया, थोड़ा देखो, इस कंटेनर के चारों तरफ हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसके चारों तरफ हमने क्या लगा दी? एक मेम्ब्रेन लगा दी। इस मेम्ब्रेन की खास बात क्या है? इस मेम्ब्रेन की खास बात, इसको बोलते हैं डायलिजिंग मेम्ब्रेन। इसकी खास बात यह है कि इसके थ्रू केवल इंप्योरिटी के जो पार्टिकल हैं, केवल इंप्योरिटी ही निकल सकती है, केवल। और डिस्पर्सन मीडियम की कोई बात ही नहीं, क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम माना अंदर वाटर है बाहर वाटर है, तो निकलने का कोई मतलब ही नहीं। वाटर अंदर भी है बाहर भी, तो क्या मतलब उसका? तो इस कंसंट्रेशन थोड़ी चेंज हो जाए। अब जरा देखो यहां पर होगा क्या, तुमने देखा क्या कि अंदर कोलाइडल पार्टिकल है, इंप्योरिटी है और डिस्पर्सन मीडियम है। तो अंदर कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा, हाई कंसंट्रेशन, और बाहर कंसंट्रेशन क्या है? लो कंसंट्रेशन। अब आपको मालूम है पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से जो इंप्योरिटी के पार्टिकल होंगे वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकलते जाएंगे। ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इंप्योरिटी के पार्टिकल जो अंदर थे वो बाहर निकलते चले जाएंगे। और वाटर जो है वो लगातार सर्कुलेट हो रहा है। वाटर देखो यहां से इन हो रहा है, यहां से आउट हो रहा है, तो ये अपने साथ जो इंप्योरिटी है उसको भी बहा के लेके चला जाएगा। इस तरीके से इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर से इंप्योरिटी को रिमूव कर दिया गया। आपको लाइन क्या लिखनी है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस, या इंप्योरिटी बोलो सीधे, इंप्योरिटी फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द मीन ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन। एक सुटेबल मेम्ब्रेन का यूज करके इंप्योरिटी को डिफ्यूजन प्रोसेस से अलग करना, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस के थ्रू हम कोलाइडल सोल को प्योरीफाई करते हैं, उसके अंदर जो इंप्योरिटी होता है उसको अलग करते हैं। सिंपल मेथड था। दूसरा मेथड तो वैसे भी तुम्हें नहीं सीखना है, क्योंकि वो भी डायलिसिस ही है, उसके आगे बस एक एक्स्ट्रा वर्ड लग गया है, क्या? इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो उसमें अंतर क्या आ गया? दोनों डायग्राम को थोड़ा देखना, इसमें कोई प्लेट नहीं लगी है। दोनों डायग्राम को अगर देखोगे तो देखोगे इसमें कोई प्लेट नहीं लगी है, लेकिन इस वाले में 2 प्लेट लगी हैं, एक कैथोड एक एनोड। ठीक, एक पे देखो निगेटिव प्लेट है, एक पे पॉजिटिव प्लेट है। मैं तुमको एक बात बताऊं, इंप्योरिटी तो निकल के आ ही रही थी, इंप्योरिटी तो अपने आप निकल के आ रही थी डिफ्यूजन प्रोसेस से, लेकिन जो इंप्योरिटी निकल के आ रही थी इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, क्योंकि पार्टिकल के फ्रिक्शन की वजह से चार्ज तो होता ही होता है।
इवन कोलाइडल पार्टिकल पे भी चार्ज होता है, चार्ज का कॉन्सेप्ट अलग सिखाएंगे, लेकिन इम्प्योरिटी पे चार्ज होगा। अब डजंट मैटर क्या चार्ज है, मान नेगेटिव पॉजिटिव, क्या क्या फर्क करता है, प्लेट तो दोनों है ना। तो प्लेट लगाने से ये फायदा है कि इम्प्योरिटी और तेजी से भागेगी। अगर नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव वाले हैं तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे, और पॉजिटिव वाले हैं तो नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेंगे। तो इम्प्योरिटी के पार्टिकल निकल तो रहे ही थे, लेकिन उनके ऊपर चार्ज था, तो दो प्लेट बाहर लगी हुई हैं, वो उनको और तेजी से खींचेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि इम्प्योरिटी और ज्यादा तेजी से रिमूव होगी। इम्प्योरिटी का और ज्यादा तेजी से रिमूव होना और जल्दी निकलना शुरू हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। मतलब हम डायलिसिस जो प्रोसेस थी, इससे पहले वाली जो प्रोसेस थी डायलिसिस, इसको स्पीड अप कर देते हैं। केवल कैसे? बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके बस हम उसको स्पीड अप कर देते हैं। इस मेथड को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये कोई अलग से एक्स्ट्रा मेथड नहीं था, वही था, सिंपल था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए लास्ट मेथड डिस्कस करता हूं, देन यू आर फ्री। आप लोग जा सकते हो, 5 मिनट लगेगा बस, केवल आपका टाइम भी होने वाला है 8:30, फ्री कर दूंगा फिर। ठीक, देख लीजिए किस मेथड में क्या क्या हो रहा था। डायलिसिस में क्या हो रहा था? डिफ्यूजन प्रोसेस से। इलेक्ट्रोडायलिसिस में इलेक्ट्रिक प्लेट लगा के थोड़ा और स्पीड अप कर लिए, बस केवल इतना ही था। अब लास्ट है, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हमें ये बताओ, कोई एक लोग, क्या फिल्टर पेपर की मदद से इंप्योरिटी को दूर कर पाना पॉसिबल है? फिल्टर पेपर की मदद से, नॉर्मल फिल्टर पेपर। सर जिनका पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर उनको रिमूव किया जा सकता है। देखो नहीं, नॉर्मल फिल्टर पेपर से नहीं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं। जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो मैंने यही बोला था कि उनके पार्टिकल का जो साइज होता है काफी बड़ा होता है नॉर्मल फिल्टर पेपर में, तो उसमें कोलाइडल पार्टिकल भी निकल जाएंगे। मतलब जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, उस फिल्टर पेपर में जो पोर का साइज होता है वो इतना बड़ा होगा कि कोलाइडल पार्टिकल और इम्प्योरिटी दोनों निकल जाएंगी। हमने कहा कि माना ये कोलाइडल पार्टिकल है, ये कोलाइडल पार्टिकल है, ये भी इसके नीचे से निकल गया क्योंकि साइज बड़ा है पोर का, और हमने कहा इसके अंदर इम्प्योरिटी ले लेते हैं। हमने कहा ये इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी थोड़ी छोटी थी लेकिन वो भी निकल गई इसके अंदर से। तो हमें अगर इम्प्योरिटी को ही केवल निकालना है, कोलाइडल पार्टिकल ना निकले, तो इनके पोर के साइज को छोटा करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे छोटा? तो हम करते क्या हैं, हम ये काम करते हैं कि जो फिल्टर पेपर होता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर जो होता है, उसको उठाते हैं और उसको डिप कर देते हैं। किसके अंदर? एक सॉल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं कोलोडियन सॉल्यूशन। देखिए मैंने इसको अलग कलर दिया है, क्यों? क्योंकि 1 नंबर में ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। व्हाट इज मीन बाय कोलोडियन सॉल्यूशन? ये एक सॉल्यूशन होता है 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल ईथर मिक्सचर। ये एक मिक्सचर होता है कोलोडियन सॉल्यूशन, 4% कंसंट्रेटेड नाइट्रोसेलुलोज का 4% कंसंट्रेशन किसके अंदर? जिसके अंदर अल्कोहल और ईथर जो सॉल्वेंट का काम करे, अल्कोहल एंड ईथर के अंदर जब हम नाइट्रोसेलुलोज को मिलाते हैं और 4% कंसंट्रेटेड लेते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं कोलोडियन सॉल्यूशन। जब इसके अंदर डिजॉल्व कर देंगे तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि ये जो सॉल्यूशन की लेयर है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा चढ़ जाएगी। ऐसे समझो, मैं डायग्राम बना रहा हूं, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी लेयर अंदर से चढ़ जाएगी सॉल्यूशन की, लेकिन अभी ये सॉलिडिफाई नहीं है, मतलब अभी ये सॉलिड नहीं हुआ है, बस इसका पोर छोटा तो हुआ है, बस ऐसा समझो माना लिक्विड बस इसके ऊपर चढ़ गया है ऐसे। बिल्कुल ऐसा समझो कि माना एक बड़े बड़े छेद वाला कोई फिल्टर पेपर है, उसको अगर हनी से डुबो के निकालो तो हनी जो होगा उसके पोर के अंदर थोड़ा थोड़ा कवर कर लेगा उसको, मतलब उसके पोर का साइज छोटा कर देगा। लेकिन सॉलिडिफाई करने के लिए इसको फिर हम क्या कर देते हैं? फॉर्मल्डिहाइड में डाल देते हैं। जैसे हम फॉर्मल्डिहाइड में डालते हैं तो हार्डनिंग हो जाती है, और इससे फाइनली जो पोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्मॉल हो जाएंगे। अब जब पोर्स स्मॉल हो जाएंगे तो कोलाइडल पार्टिकल केवल नहीं निकलेगा, इंप्योरिटी ही केवल निकल पाएगी। तो अब हम जब उससे इस फिल्टर पेपर को हम एक नया नाम देंगे। इस फिल्टर पेपर को हम क्या नाम देते हैं? अल्ट्रा फिल्टर पेपर नाम देते हैं। पहले नॉर्मल फिल्टर पेपर था, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और इसकी मदद से जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन इसके ऊपर से डालेंगे तो ना तो कोलाइडल पार्टिकल निकलेगा, केवल इंप्योरिटी ही नीचे निकल पाएगा। इस तरह से इंप्योरिटी और कोलाइडल सॉल्यूशन को अलग किया जा सकता है। कौन से मेथड से? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड में यूज किसका करते हैं? अल्ट्रा फिल्टर पेपर का। बनाया कैसे जाता है? नॉर्मल फिल्टर पेपर को कोलाइडल सॉल्यूशन में डुबा करके फिर फॉर्मल्डिहाइड में डिप करा करके हम उनके पोर के साइज को छोटा करके अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते हैं,
और अल्ट्रा फिल्टर पेपर की मदद से हम इम्प्योरिटी को अलग कर सकते हैं कोलाइडल सोल के अंदर से। जितनी भी चीजें सिखाया है, 1 मिनट बचा है, जल्दी से देख लीजिए क्या क्या सिखाया मैंने, ठीक है, फ्री यू आर फ्री। हमने, हाँ बोलो। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO होता है ना? हाँ HCHO होता है बेटा, ठीक है, HCHO। अब हमारे सामने देखिए कोलाइडल सोल को बनाने के 2 तरीके, डिस्पर्सन, कंडेंसेशन। डिस्पर्सन में अभी अटेंडेंस लूंगा, कोई जाएगा नहीं। डिस्पर्सन में बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है, कंडेंसेशन में छोटे छोटे को जोड़ के बड़ा बनाया जाता है। मैकेनिकल डिस्पर्सन में सस्पेंशन के पार्टिकल को छोटा छोटा करके पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं मैकेनिकल डिस्पर्सन में। इलेक्ट्रो डिस्पर्सन में वही इवोपरेट करके, इलेक्ट्रिसिटी लगा करके इवोपरेट करके पार्टिकल को कंडेंसेट करके हम कोलाइडल सोल बनाते थे। पेप्टाइजेशन में फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी के अंदर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल के तब कोलाइडल सोल बनाते थे। कंडेंसेशन मेथड के अंदर पहले केमिकल रिएक्शन करा करके, केमिकल रिएक्शन में 4 थे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस और डबल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सेसिव कूलिंग और कैथोडिक रिडक्शन करके। प्यूरिफिकेशन के 3 मेथड सिखाए, डायलिसिस में डिफ्यूजन प्रोसेस, इसी को तेज करने के लिए इलेक्ट्रोडायलिसिस, और अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज करके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके भी इम्प्योरिटी को अलग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में जो आज आपका हेडिंग था, क्या हेडिंग था मेरा प्यारा बच्चा? प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल, वो पूरा कंप्लीट हो गया है प्यारा बच्चा।